9 के सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब उसी का ही मैंने नोट्स बनाया था, उसी को रिवाइज करते हैं। ओके, सबसे पहले जनरल फैक्ट्स में क्या क्या है। कॉपर रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? राजस्थान में है, एंड देन झारखंड में, फिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, हम लोग पढ़ते भी हैं जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे क्षेत्रीय माइंस ऑफ राजस्थान, तो कॉपर के बारे में बात होगा तो राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान जैसे गुजरात है बट राजस्थान में कॉपर रिजर्व है। ठीक है, फिर झारखंड में, फिर मध्य प्रदेश में। बट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। ठीक है, तो भले ही रिजर्व की बात करें तो कॉपर रिजर्व में तो राजस्थान के पास ज़्यादा है, देन झारखंड, फिर मध्य प्रदेश, लेकिन प्रोडक्शन में सबसे आगे मध्य प्रदेश है, देन राजस्थान है। फिर मलाज खंड माइंस ऑफ मध्य प्रदेश इज टॉप 1, एंड जो मलाज खंड है मध्य प्रदेश का, ये कॉपर माइन के लिए जाना जाता है। तो याद रखना, मलाज खंड ऑफ मध्य प्रदेश। ये कभी कभी मैथ दी फॉलोइंग में दे देगा कि इधर मलाज खंड लिखा रहेगा और इधर एमपी, ये सभी स्टेट्स का नाम दे दिया रहेगा। तो एम से मलाज, मलाज से मध्य प्रदेश, मलाज मध्य में। देन यहाँ पर बोला कि बट प्रोडक्शन ऑफ कॉपर इज मोस्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नॉट इन ट्यूबलेस टायर। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहता है ट्यूबलेस टायर में नहीं होता। हम लोग पढ़ते भी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है होता है, वो क्या के लिए यूज़ होता है? जितने भी मतलब ब्लीचिंग वगैरह हो गया, और फिर फायर एक्सटिंग्विशर, इन सब में यूज़ होता है। ठीक है, तो देखेंगे और CFC कहाँ कहाँ यूज़ होता है। और अगर कंट्री वाइज देखें कि कहाँ पर कॉपर होता है, तो कॉपर चिली में। ठीक है, तो ये जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है, ये पेरू एंड दिस इज चिली। तो चिली में कॉपर कौन डाल दिया? ऐसे याद रखना, कॉपर चिली। एंड उसके बाद फिर कॉपर है सबसे ज़्यादा रिजर्व है वो चिली के पास, एंड सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी कौन कर रहा है? चिली ही कर रहा है। ठीक है, तो कॉपर की प्रोडक्शन एज वेल एज उसके रिजर्व में, दोनों में ही चिली आगे है। ठीक है, इंडिया की बात करें तो रिजर्व में राजस्थान है, लेकिन प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश है। बट और किसके पास सेकेंड नंबर पे कॉपर का रिजर्व किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास है। एंड इधर प्रोडक्शन में, अब क्योंकि चिली के पास प्रोडक्शन में भी वो आगे है, तो ऊपर में ही पेरू है, तो वो उससे सीख लिया, वो भी कॉपर प्रोडक्शन में आगे आ गया। देन कॉपर रिजर्व देखो, इधर राजस्थान है, मध्य प्रदेश, और इधर झारखंड है, उधर भी है। ठीक है, फिर कॉपर के ओर्स का क्या क्या नाम होता है ये पढ़ लेते हैं। एक दो बार यूपीएससी ने पूछा भी है तो ऑप्शंस में, तो हमको पता होना चाहिए। तो कॉपर के ओर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? चाल्कोसाइट, कॉपर पायराइट्स, मालाकाइट, क्यूप्राइट, अजूराइट। तो चाल्कोसाइट, कॉपर पायराइट, मालाकाइट, क्यूप्राइट, अजूराइट। चाल्कोसाइट, कॉपर पायराइट, चाल्कोसाइट, चाल्को बोलेगा ना, चाल्कोलिथिक एज पढ़ा भी था हमने। तो चाल्कोलिथिक एज में हम किसकी बात कर रहे थे? कॉपर की बात कर रहे थे, तो इधर भी कॉपर ही होगा। कॉपर पायराइट में तो नाम से ही पता चला कि कॉपर का ही और होगा ये। देन मालाकाइट को थोड़ा सा याद रखेंगे, मालाकाइट है। देन क्यूप्राइट, अजूराइट, मालाकाइट, क्यूप्राइट, अजूराइट, ये सब क्या है? कॉपर के ओर्स है। देन उसके बाद फिर ये देखते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, इसको हमने कल भी याद रखा था, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम लोग तो पीछे से याद रखते हैं। तो रैबिट मेट्स इन वेरी अल्ट्रा एक्सपेंसिव गार्डन। अल्ट्रा से पहले वेरी है, ठीक है, याद रखना। तो रैबिट मेट्स इन वेरी अल्ट्रा एक्सपेंसिव गार्डन। अब ये रेडियो वेव्स है, एंड दिस इज माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, देन एक्स रेस, फिर गामा रेस। अब यहाँ पर से गार्डन में पौधे क्या होते हैं? धीरे धीरे जल्दी जल्दी उगना शुरू करते हैं, क्योंकि बड़े होते जाते हैं ऐसे। तो यहाँ पर क्या है? हाई फ्रिक्वेंसी है, हाई एनर्जी है, शॉर्टर वेवलेंथ है। शॉर्टर वेवलेंथ मतलब कि क्या? देखो बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है ना, और इधर देखो बड़ा होता जा रहा है, तो शॉर्टर वेवलेंथ है, हायर फ्रिक्वेंसी, हायर एनर्जी। अब यहाँ पे विजिबल लाइट में भी हमने क्या किया था? इधर से आर है तो इधर आर एंड होना चाहिए, ठीक है। तो वेब ग्योर ऐसे करके स्टार्ट हुआ था, है ना। तो लॉन्गर वेवलेंथ है, लोअर फ्रिक्वेंसी, लो एनर्जी। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, और अगर हायर फ्रिक्वेंसी है तो फिर हायर एनर्जी भी होगी, हायर फ्रिक्वेंसी, हायर एनर्जी, बस वेवलेंथ छोटा होगा। अगर वेवलेंथ बड़ा है तो ये क्या है? आराम से हो रहा होगा। तो क्या है? लॉन्गर वेवलेंथ, लोअर फ्रिक्वेंसी, लोअर एनर्जी। उसके बाद यहाँ पर भी और कुछ रेडियो वेवलेंथ कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है ये बताया गया। तो जो रेडियो वेव्स होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी रेंज वैसे तो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट 300 मेगाहर्ट्ज़ 1 मीटर से
1 लाख किलोमीटर तक का इनका वेवलेंथ रेंज होता है, लेकिन काफ़ी बड़ा रेंज है ना। देन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लॉन्ग रेंज है इनका, पेनिट्रेट करता है ये एटमॉस्फेयर को। तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है रेडियो वेव्स का। तो रेडियो वेव्स को हम लोग रेडियो टीवी ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ करते हैं, मोबाइल नेटवर्क में रेडियो वेव्स यूज़ होते हैं, रडार में यूज़ होता है। तो जब हम लोग बात करते हैं ना कि ये रडार में आया, इस तरह ये जो मिसाइल है वो रडार में आई, तो रेडियो वेव का यूज़ किया गया है। डिफेंस वेदर फॉरकास्टिंग में भी तो यही सब रेडियो वेव्स के यूज़ है, रेडियो टीवी ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल नेटवर्क, रडार, डिफेंस वेदर फॉरकास्टिंग। देन माइक्रोवेव्स नाम से ही पता चले इनका रेंज बहुत छोटा है। देखो 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज से 1 mm टू 1 मीटर तक का ही रेंज है। तो एब्जॉर्ब्ड बाई वाटर, शॉर्ट रेंज, एब्जॉर्ब्ड बाई वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं माइक्रोवेव्स को, ठीक है। और ये शॉर्ट रेंज होते हैं, बहुत कम रेंज के लिए रहते हैं, इसलिए जब हम लोग माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं, ये साल वाला भी रहता है, तो छोटा सा ही रहता है बॉक्स, बहुत बड़ा तो रहता नहीं है। जैसे वाईफाई कहीं दूसरे रूम में भी रहता है तो भी हमको नेटवर्क दे देता है, लेकिन माइक्रोवेव तो उसी बॉक्स के अंदर डालोगे तभी होगा गर्म। तो एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर, शॉर्ट रेंज होता है। तो इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव यूज़ किया जाता है, वाईफाई में भी यूज़ किया जाता है, GPS, माइक्रोवेव्स, ओवन्स एंड टेलीकॉम एडवांसमेंट्स में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन इंफ्रारेड वेव्स, अच्छा तो यहाँ पर याद रखना कि और कहीं तो वाईफाई में नहीं लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो वाईफाई में कौन सा वेव यूज़ होता है, माइक्रोवेव, ठीक है। जीपीएस में भी कौन सा वेव यूज़ हो रहा है, माइक्रोवेव। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव। देन इंफ्रारेड जो वेव्स है, इंफ्रारेड वेव्स है, इनका रेंज देखते हैं। ये हीट रेडिएशन होते हैं, तो इंफ्रारेड नाम से ही पता चला गया, रेड है, रेड से सोच लेना कि कोई भी चीज़ गर्म होती है तो लाल दिखती है, इसलिए रेड रेडिएशन याद रख लेना। एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट्स है वो एब्जॉर्ब करता है इंफ्रारेड। तो ये रिमोट कंट्रोल के लिए, रिमोट कंट्रोल मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे ऐसे टेरेन जहाँ पर हमारा पहुँचना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, थर्मल इमेजिंग करेंगे। जैसे कि जंगल है, छत्तीसगढ़ के एकदम घने जंगल है, वहाँ पे अगर हमको किसी नक्सलाइट को ढूंढना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर सैटेलाइट से इंफ्रारेड रेडिएशन भेजेंगे और हीट मैप जनरेट हो जाएगा। अगर कोई इंसान होगा तो वहाँ पर वो मैप में क्या दिखाता है, रेड रेड स्पॉट्स दिखाता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, थर्मल इमेजिंग करके। सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो अगर जैसे ब्रिज वगैरह कहीं पर डिज़ास्टर हो गया तो फिर वहाँ पर कोई इंसान फंसा तो नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंफ्रारेड की मदद से थर्मल इमेजिंग करेंगे। देन नेक्स्ट है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट है, ये लाइट होती है वो विजिबल होती है ह्यूमन आई को। ऑप्टिकल फाइबर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो विजिबल लाइट है उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर हमको पता भी है, जो समुद्र के किनारे जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाता है जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी आती है वर्ल्ड वाइड। फिर लेज़र में भी यूज़ होता है विजिबल लाइट। मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल यूज़ में तो विजिबल लाइट यूज़ होता ही है, ठीक है। तो अभी तक हमने माइक्रोवेव का एक पढ़ा था कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में वाईफाई, जीपीएस, ये सब, एंड माइक्रोवेव, ओवन से टेलीकॉम एडवांसमेंट में। देन इंफ्रारेड वाला का हमने देखा था, थर्मल इमेजिंग, रिमोट कंट्रोल, ये सब के लिए। हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द वाटर, इसलिए एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट्स, वाटर एब्जॉर्ब करेगा माइक्रोवेव को, ओके। देन नेक्स्ट है विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट रिपीट हो गया था। देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो अल्ट्रावायलेट वेव्स है, ये क्या होती है, कॉज करती है स्किन टैनिंग, हार्मफुल इन एक्सेस। ये स्किन टैन कर देती है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है ये हार्मफुल होती है अगर एक्सेस में होती है। तो वाटर प्योरीफिकेशन, स्टरलाइजेशन में यूज़ किया जाता है यूवी रेडिएशन का, पब्लिक हेल्थ में भी। देन फॉरेंसिक एनालिसिस, तो कहीं मतलब कि वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूवी रेज का यूज़ करते हैं, स्टरलाइजेशन भी यूज़ करते हैं, जो भी बैक्टीरिया वगैरह उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनको स्टरलाइज कर दिया जाता है। फिर पब्लिक हेल्थ, फॉरेंसिक एनालिसिस। दैन एक्सरेज तो हमको पता भी है कि कहाँ पे यूज़ करता है, ये पेनिट्रेट करती है सॉफ्ट टिश्यूज़ को एंड ब्लॉक्ड बाय द बोन्स। तो जैसे ये आपका पैर है, ठीक है, तो यहाँ पर से ये टिश्यूज़ है वो उनको ये पेनिट्रेट कर देगी, लेकिन यहाँ पे बोन होगा उनको पेनिट्रेट नहीं करेगी। तो जो इमेज बनेगा ऐसे बोन का, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्चर वगैरह डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पेनिट्रेट से सॉफ्ट टिश्यूज़, ब्लॉक्ड बाय द बोन्स। मेडिकल इमेजिंग, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, स्कैनर्स, एविएशन, पब्लिक सेफ्टी। मेडिकल इमेजिंग करने के लिए हेल्थ केयर में, देन सिक्योरिटी, स्कैनर्स, एविएशन, पब्लिक सेफ्टी। देन गामा रेस है, ये हाई एनर्जी है होती है इनमें, हमने देखा भी था, इसमें एकदम ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली है ना ये,
तो शॉर्टर वेवलेंथ वाली है। तो हायर एनर्जी पेनिट्रेट्स आयोनाइजिंग, पेनिट्रेटिंग होती है आयोनाइजिंग। तो ये जो गामा रेज है इन्हीं को हम लोग यूज़ करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में, जो रेडियोथेरेपी होती है, स्टरलाइजेशन, मेडिकल हाइजीन, इन सब में यूज़ होता है। तो गामा रेज यूज़ होती है कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। देन अब देखते हैं कि फ्लाइंग फॉक्स है वो बैट है, हमने पढ़ा था। हाईएस्ट एनर्जी ब्लू लाइट की होगी, एनर्जी का हमने क्रोनोलॉजी देख लिया था। देन बंगाल का पार्टीशन कब इफेक्ट में आया था? 16 अक्टूबर 1905, एग्जैक्ट डेट याद होना चाहिए। बंगाल पार्टीशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 16th of October 1905। नाइट विजन अपरेटस यूजेस इंफ्रारेड वेव्स, जो नाइट विजन का जो अपरेटस होता है उसमें इंफ्रारेड वेव्स यूज़ की जाती है। एंड देन सॉम्पेन ट्राइब है वो निकोबार आइलैंड की ट्राइब है। फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास में स्टैब्लिश किया गया था, दैट टू 1688 में। कितना साल पुराना देखो, 1688 में ब्रिटिशर्स जब थे उस टाइम की बात चल रही है। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन बिटवीन दी कोलकाता एंड डायमंड हार्बर, कोलकाता वही कलकत्ता वही वाला है। तो फर्स्ट ये कब 1852 था आई गेस, फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन कोलकाता एंड डायमंड हार्बर के बीच में, ठीक है। कोलकाता वैसे भी बंगाल उस टाइम तो इतना इम्पोर्टेंट जगह हुआ करता था, तो वहाँ से लेकर कोलकाता और डायमंड हार्बर भी वहीं गई है, वेस्ट बंगाल में ही है अभी एट प्रेजेंट। तो कोलकाता एंड डायमंड हार्बर। फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ पे? कांडला, कांडला कहाँ है? गुजरात में। नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस 11 रिलेटेड टू WTO। तो हमने पढ़ा था नामा, नामा क्या है? नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस, NAMA, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस रिलेटेड टू, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस रिलेटेड टू WTO। इसको पहले वो कर लेते हैं। नामा 11, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस। तो ये मार्केट वगैरह की बात चल रही है, तो WTO से रिलेटेड है। हेडक्वार्टर एनिमल वेलफेयर बोर्ड का ऑफ इंडिया पहले चेन्नई में था, लेकिन अब फरीदाबाद हरियाणा में है। ब्लू कलर यूज़ करते हैं, इसका भी थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा। फरीदाबाद हरियाणा में है। मिनिस्ट्री इन इंडिया इज क्रिएटेड बाय द, मिनिस्ट्री जितनी भी मिनिस्ट्री है देखो, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब 15 अगस्त 1947 पर हमारे पास 18 मिनिस्ट्रीज हुआ करती थी। कौन इस्टेब्लिश करते हैं मिनिस्ट्रीज का? प्रेसिडेंट करते हैं। मिनिस्ट्री इन इंडिया इज क्रिएटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ये बनाई जाती है। तो मिनिस्ट्री इन इंडिया इज क्रिएटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्ट्री इन इंडिया इज क्रिएटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्ट्री इन इंडिया इज क्रिएटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब प्रेसिडेंट अपने से कुछ करते नहीं, क्योंकि वैसे भी उनको कोई डिस्क्रिशनरी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं दी गई है, तो इसलिए जो प्रेसिडेंट है वो ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मिनिस्ट्री से इस्टेब्लिश करते हैं। एट प्रेजेंट तो 54 है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे 18 थी। सम ईस्ट फ्लोइंग रिवर केरला का हमने क्या क्या पढ़ा था? काबानी पढ़ा था, पंबा पढ़ा था, भवानी, कबानी भवानी पंबा, कबानी भवानी पंबा, कबानी भवानी पंबा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है केरला की। एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ मध्य प्रदेश, तो वो नर्मदा तापी है ना, तापी ताप्ती जो भी। देन गवर्नर है पंजाब के, हमने पढ़ा भी था कि वो करंटली होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़, है ना। देन केप कैनावरल, वो फ्लोरिडा USA का है, जहाँ पर से नासा लॉन्च करती है रॉकेट्स, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग श्रीहरिकोटा से लॉन्च करते हैं, वैसे ही नासा है ये, जो कि स्पेस एजेंसी है किनकी? USA की, वो फ्लोरिडा के केप कैनावरल से लॉन्च करते हैं। देन केसर सैफ्रॉन है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ द प्लांट, प्लांट का जो स्टिग्मा होता है उससे, हमने पढ़ा भी था, दिखाया भी था मैंने, ऐसे रहता है स्टिग्मा, 3 ठोक, एक प्लांट में 3 ही ठोक रहता है, इसलिए इतना कॉस्टली पड़ता है। नॉट लीव्स, लीव्स वगैरह काम का नहीं भाई, चाय पत्ती थोड़ी। उमाकांत रमाकांत गुंदेचा ब्रदर्स और ध्रुपद वोकलिस्ट है। देन स्वीट ऑरेंज प्लांट इज प्रोपोगेटेड बाय ग्राफ्टिंग एंड जैस्मिन बाय लेयरिंग। अब मैंने बताया था उस टाइम पे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग क्या होता है, लेयरिंग क्या होता है। तो देखो मैंने यही तो बताया था, ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, उसको एक प्लांट अलग है दूसरा प्लांट अलग है, दोनों को बस बांध दे रहे हैं कुछ टाइम के लिए, उसके बाद फिर दोनों एक प्लांट के जैसे ही ग्रो होने लग जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग, ठीक है।
तो एक प्लांट को दूसरे के ऊपर ग्राफ्ट कर दिया गया। ग्राफ्ट तो हम लोग बोलते हैं ना यूजुअली पेपर क्राफ्टिंग करेंगे, वैसे ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो एक के ऊपर एक को चिपका के, अलग अलग प्लांट है दोनों, ठीक है, तो उन दोनों को ऐसे क्राफ्टिंग कर दिया गया। एंड लेयरिंग कर रहे हैं हम लोग इसमें। लेयरिंग में जो रूट है किसी प्लांट का, उससे हम लोग एक नया ही प्लांट उगा रहे थे, दैट इज़ लेयरिंग। लेयरिंग में क्या है, लो रिस्क है, लो कॉस्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पर इस प्लांट को कोई नुकसान हो रहा है क्या, नहीं। अब ये वाला प्लांट हो सकता है कि ग्रो हो ना हो, बट इस प्लांट को कोई नुकसान नहीं हो रहा क्योंकि उसके पास और भी रूट्स है। बट ये वाला शायद थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि दोनों ही प्लांट का सर्वाइवल थोड़ा रिस्की है, क्योंकि दोनों को एक में ज्वाइन कर दिया गया है इसलिए। तो लेयरिंग है वो लो रिस्क वाला है। तो ये लेयरिंग वाला हम लोग किस में करें, जैस्मिन के प्लांट में करें। एंड स्वीट ऑरेंज प्लांट में ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। अब देखो दो अलग अलग प्लांट का लिए ही, इसलिए देखो ऑरेंज हमेशा खट्टा रहता है, उसको स्वीट करने के लिए दो अलग अलग प्लांट है उसको कर रहे हैं, तो ये इसमें क्या कर रहे होंगे, ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। जैस्मिन में लेयरिंग करें, उसमें हमको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो लेयरिंग बस कर दो, दूसरा प्लांट और बस जगाना है हमको, उगाना है जो भी है। फिर कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज़ होता है ड्राई सेल में, हमने पढ़ा भी था ड्राई सेल। ड्राई सेल में अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, NH4Cl, ZnCl2, है ना। फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर गिव्स ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिसडिक्शन टू हाई कोर्ट एट द स्टेट लेवल। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर गिव्स, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है वहाँ पर तो वही बता रहा है कि हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिसडिक्शन तो है, लेकिन वही मैंने बताया था कि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट के पास नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही बस है, लिखा भी है मैंने, नॉट एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। फिर जो इंडिविजुअल सत्याग्रही में थे, पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है ब्रह्मदत्ता। तो यही क्रोनोलॉजी याद रखना। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वॉज सेटअप बाय दी संगीत नाटक अकादमी इन 1959। फिर हाईएस्ट ऑनर जो साहित्य अकादमी किसी राइटर को दे सकती है वो फेलो अपॉइंट कर लेगी, मतलब फेलो इलेक्ट कर लेगी उसको अपने अकादमी में, ये हाईएस्ट ऑनर होगा, है ना। देन शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है वो किस में दिया जाता है, साइंस। शांति से साइंस पढ़ो, बताया था ना मैंने, शांति से साइंस पढ़ो, तो साइंस। ही वॉज CSIR चेयरमैन। अच्छा, तो ये थे कौन, शांति स्वरूप भटनागर, ये थे CSIR के चेयरमैन, और उन्होंने फाउंड किया था CSIR को 1942 में। CSIR क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिलेटेड रिसर्च करते हैं, ठीक। फिर टोटल मिनिस्ट्रीज ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस वॉज 18, टुडे द सेम नंबर इज़ 54, वो चेंज होता रहता है। ओगादेन है वो किन किन के बीच का है, इथियोपिया एंड सोमालिया पढ़ा था हमने, हाँ। ओगादेन, उगादेव पिया लिया, उगा पिया लिया, ठीक है, उगा पिया लिया, उगा पिया लिया, तो उगा पिया लिया, ठीक। देन सिमिलरली अदर रीजन इन द न्यूज़, दादाब हमने पढ़ा था, दादा का हमने क्या याद रखा था, कन्या है कि दादाजी, तो केन्या, दादाब केन्या, रिफ्यूजी सेटलमेंट है। देन द कोर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ आयरन। मेंटल है वो तो मोस्टली सिलिकेट्स है, क्रस्ट में तो सॉलिड रॉक एंड मिनरल्स है। देन स्टार्स है जिनका मास लेस देन 1.44 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन है, वो एंड अप होते हैं वाइट ड्वार्फ व्हेन दे डाई। तो इसको हम लोग क्या पढ़ा था हमने, ये चंद्रशेखर लिमिट, ये तो होता है। देन फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन सूरत, पहली बार जो इंग्लिश फैक्ट्री 1613 में इस्टाब्लिश की गई थी, किसके परमिशन, तो मैंने बताया था भाजसा। अब जब पहली बार इस्टाब्लिश करें तो जहांगीर से परमिशन लिए होंगे, उसके बाद वाले शाहजहाँ से, है ना। तो जहांगीर से परमिशन लिए थे, किसने लिया था, थॉमस एल्डवर्थ। 1612 में कैप्टन थॉमस थे, उन्होंने लिया था, लेकिन उनको सेटअप करने नहीं दिया गया था, तो थॉमस एल्डवर्थ वेस्ट सैंक पोर्चुगीज शिप्स टू मेक वे। देन स्त्री शक्ति पुरस्कार, ये किसके लिए दिया जाता है, विद रेफरेंस टू अहिल्याबाई होलकर। तो मैंने बताया था अहिल्याबाई होलकर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जानी जाती है। तो अरे यहाँ पर करेजन बैनर दिखा है, आंसर में तो अहिल्याबाई होलकर का एडमिनिस्ट्रेशन था आई गेस, लेट मी चेक। ओके, तो वहाँ पर जाके करेक्ट करना होगा। तो अहिल्याबाई होलकर है वो, ये जो अवार्ड दिया जाता है करेज एंड वैलर के लिए दिया जाता है। देन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो क्रिस्टल अवार्ड है, टू इंटीग्रेट द कल्चरल लीडर्स इनटू द इट्स मीटिंग्स।
तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और बाकी इसकी जो भी रिपोर्ट है उसको भी हम लोग रिवाइज करेंगे। अब राइट साइड मैंने जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ ना उन सबको पढ़ते जाते हैं। इधर ऊपर का तो मैंने कर लिया, ड्राई सेल इलेक्ट्रोलाइट जिंक क्लोराइड एंड NH3Cl, तो अमोनियम क्लोराइड। सॉम्पन ट्राइब निकोबार आइलैंड, फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन कोलकाता से लेके डायमंड हार्बर। एंड केसर सैफ्रॉन है। इसमें इसका जो स्टिग्मा एंड स्टाइल है कॉल्ड द थ्रेड्स कलेक्टेड एंड ड्राइड। तो वही स्टिग्मा एंड स्टाइल है उसको कलेक्ट कर दिया जाता है, जो भी थ्रेड रहता है उसको ड्राई कर दिया जाता है। इच फ्लावर प्रोड्यूसेस ओनली 3 थ्रेड्स, 3 ही स्टिग्मा होता है हर एक फ्लावर में ऑफ सैफ्रॉन एंड इट ब्लूम्स फॉर ओनली 1 वीक ईच ईयर। हर साल में सिर्फ ओनली 1 वीक में ही बस ब्लूम होता है, इसीलिए इतना महंगा पड़ता है। देन कौन कौन से कुछ यहाँ पे बताया गया कि स्वीट पोटैटो है वो क्या है, मॉडिफाइड रूट है। पोटैटो है वो क्या, मॉडिफाइड स्टेम है। अनियन है वो मॉडिफाइड स्टेम कॉल्ड बल्ब। तो जब हम बोलते हैं कि स्वीट पोटैटो खा रहे हैं, शक्करकंद जिसको बोलते हैं, तो स्वीट पोटैटो है वो रूट ही था बट वो मॉडिफाइड रूट है आलू जैसे। और वैसे ही आलू है वो क्या है, आलू रूट नहीं है, आलू स्टेम है। ये पौधा उसका स्टेम रहता है ना, तो ये आलू है, ये स्टेम है। ओके, अनियन है वो मॉडिफाइड स्टेम है कॉल्ड बल्ब। और अगेन अनियन है वो भी क्या है, स्टेम है, ये ऐसे प्याज रहता है ना। तो क्या क्या स्टेम है क्या रूट है ये पता होना चाहिए। तो स्वीट पोटैटो है वो रूट है बट उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। पोटैटो है वो तो स्टेम है एंड अनियन है वो भी स्टेम है, ठीक है। और अनियन है वो बल्ब बनाता है। ओके, देन रिपोर्ट में देखते हैं वर्ल्ड बैंक का कौन कौन सा रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक कौन कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करती है, ईज़ ऑफ लिविंग, फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ वाला वर्ल्ड बैंक करता है, ठीक है, ईज़ वाला काम वर्ल्ड बैंक करता है। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, फिर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, पूरा वर्ल्ड डेवलपमेंट कर रहा है कि नहीं इसका रिपोर्ट भी देता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, ये वाला रिपोर्ट बहुत चर्चा में रहता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। फिर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स। तो ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, ठीक है। ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडियन डेवलपमेंट अपडेट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, ठीक है। तो ये सारे वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आ गया। ईज़ ऑफ डूइंग, ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया डेवलपमेंट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। वर्ल्ड है तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है। इसके बाद जितने भी ग्लोबल है जनरली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का होता है। तो ये वाला बस याद रखेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट की बात करेगा, क्योंकि देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में या तो वो वर्ड इंडेक्स यूज़ करते हैं या तो रिपोर्ट, प्रॉस्पेक्ट वगैरह नहीं करते। और तो सामने में अगर ग्लोबल लेकिन पीछे में प्रॉस्पेक्ट है, मतलब कि वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं है। देन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल इन्फोटेक रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल इन्फोटेक रिस्क, इन्फोटेक जेंडर गैप, फिर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स भी इनका है, एंड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन। तो इकोनॉमिक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो टूरिज्म पे भी दे रहे हैं, जेंडर गैप के ऊपर भी है, ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन, रिस्क, ग्लोबल रिस्क क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस, तो थोड़ा वाइड रेंज है इनका, सिर्फ एकदम इकोनॉमी पे रिलेटेड नहीं है। जैसे इनका वर्ल्ड बैंक है, इनका जनरली इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है, देखो डेवलपमेंट बिजनेस, लिविंग हेल्थ, ये सब। देन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ है वो, इनका 2 रिपोर्ट बहुत फेमस है, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और दोनों ही शायद यूपीएससी ने पूछ लिया। तो आईएमएफ का याद रख लेना कि फाइनेंसिस एंड इकोनॉमिक्स से याद रखेंगे, फाइनेंसियल से ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड इकोनॉमिक्स से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो आईएमएफ का नाम सुनते हैं हमको 2 रिपोर्ट तो याद आनी ही चाहिए, कौन कौन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो आईएमएफ के बारे में आपका क्या आउटलुक है ऐसे करके याद रख लेना। आईएमएफ के बारे में आपका जो आउटलुक है वो स्टेबल है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये दोनों याद हो जाएगा। आईएमएफ के बारे में आपका आउटलुक स्टेबल है कि नहीं, तो
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। देन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। अब ILO क्या करेगी, लेबर के बारे में ये रिपोर्ट लाएगी। तो वर्ल्ड ऑफ वर्क, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन, लेबर है उनको सोशल प्रोटेक्शन चाहिए ना, तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। तो एनीथिंग रिलेटेड टू जो वर्क है, वर्कर्स सोशल प्रोटेक्शन, वो सब ILO लाएगा। ये हो गया। देन UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, UN डेवलपमेंट प्रोग्राम में जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स है, एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स है। तो जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स, एजुकेशन, जेंडर, UN डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो डेवलपमेंट कब होगा, जब जेंडर में जो इनक्वालिटी है वो कम होगी तब होगी, तो जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स। और कब होगा, जब एजुकेशन का डेवलपमेंट। तो UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या क्या रिपोर्ट लेके आता है, जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर में इनक्वालिटी को कम करेंगे तब जाके क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। देन एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स, एजुकेशन में डेवलपमेंट करेंगे तब जाके डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फिर UNEP है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इनका क्या क्या इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा। तो एक्शंस ऑन द एयर क्वालिटी, इमिशन गैप रिपोर्ट की कौन इमिशन ज़्यादा कर रहा है, इमिशन गैप रिपोर्ट है। देन ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, आउटलुक तो है लेकिन देखो इन्वायरमेंट के बारे में तो UNEP होगी। देन द राइज ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइम, विथ इंटरपोल के साथ मिलकर जो इन्वायरमेंटल क्राइम है उसका राइज हो रहा है, तो उस पर भी ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। देन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का एकदम हेल्थ ओरिएंटेड ही होगा। जैसे वर्ल्ड हेल्थ स्टेटस क्या है, वर्ल्ड TB रिपोर्ट, एम्बियंट एयर पॉल्यूशन रिपोर्ट, तो ये एम्बियंट एयर पॉल्यूशन रिपोर्ट WHO का होता है। अदर्स में है क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, हम ये पढ़ते भी हैं, विपो है वो रिलीज़ करता है। देन इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, OECD, माइग्रेशन OECD लाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, OECD का फुल फॉर्म क्या है, इकोनॉमिक कुछ है ऐसा। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक OECD, ये हो गया। फिर ओगाडेन तो हमने पढ़ा, इथियोपिया सोमालिया के बीच में ददाब इन केनिया रिफ्यूजी सेटलमेंट है। अब हाँ ये वाला पढ़ते हैं, जो मास है स्टार का अगर वो लेस देन 1.44 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन है तो वो क्या बन जाएगा, वाइट डॉर्फ बनेगा। एंड ये जो वाइट डॉर्फ रहता है, क्योंकि देखो इसका मास तो कम है ना, तो स्टेबल रहेगा। जिसका मास कम रहता है वो स्टेबल ही रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो ये स्टेबल रहेगा, वाइट डॉर्फ रहेगा और ऐसे ही डाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये चंद्रशेखर लिमिट है। बट जो मैक्सिमम मास ऑफ स्टेबल वाइट डॉर्फ स्टार है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन। बियॉन्ड दिस अगर हुआ, अगर ये तो इसके अंदर है, बट अगर 1.44 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन से ज़्यादा हुआ तो वो जो स्टार है वो सपोर्ट नहीं कर सकता है खुद को, बहुत ज़्यादा मास हो जाएगा ना। स्टार्स कैन नॉट सपोर्ट इटसेल्फ अगेंस्ट ग्रेविटेशनल कोलैप्स, और ग्रेविटेशनल कोलैप्स हो जाएगा उसका, लीडिंग टू दी सुपरनोवा और फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल। तो जब वो स्टार का मास 1.44 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन से ज़्यादा हो गया तो वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा खुद को अगेंस्ट ग्रेविटेशनल अगर ग्रेविटेशनल वेव्स के अगेंस्ट, और वो कोलैप्स हो जाएंगे, लीडिंग टू क्या, सुपरनोवा इवेंट होगा और फॉर्मेशन होगा न्यूट्रॉन स्टार का, न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल, ठीक है। एंड देन यहाँ पर रिवर वाला बस बचा, बाकी सब खत्म हुए। तो देखते हैं कौन कौन से ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर कौन कौन से जो ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही है। ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही है मतलब बे ऑफ बंगाल में मिलेगी। बे ऑफ बंगाल में फ्लो होने वाली कौन कौन से, सुबर्ण रेखा है, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पन्नेरू, फिर कावेरी, वैगई रिवर, देखो यहाँ पे लेक पुलिकट है, लेक कोल्लेरू, लेक चिलिका, ऋषिकुल्य, वंसाधारा, नागावली, पालेरू, फिर मानेरू, चित्तार, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट भी देखना होगा मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर का। तो हमने क्या याद रखा था कि रेखा है वो बातें बहुत करती है, मनी नदी गोद में कृष्ण को, पन्नेरू, कावेरी, वैगई, ठीक है। रेखा बात बहुत करती है ब्रह्म के बारे में, महागोद में कृष्ण को पान खिलाया कावेरी ने और वो गई, वह गई, ठीक है। तो रेखा
बात बहुत करती है ब्रह्म के बारे में कि महागोद में कृष्ण को बिठाया, पान खिलाया और कावेरी बह गई। ठीक है, तो क्या क्या याद हो गया हमको? सुवर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, फिर कृष्णा, पन्नेरु, कावेरी बह गई। ठीक है, अब चिलिका, फिर कोल्लेरू, फिर पुलिकट। चिलिका, कोल्लेरू, पुलिकट, सीकेपी 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 ऋषिकुल्य, वंशाधारा, नागावली, पल्लेरू, मन्नेरू। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में करते हैं